वक्त मौजूद हैं, वहां क्या क्या स्थिति है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर की उस जगह पर जहां पर यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद थोड़ी देर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। सुबह का वक्त है और ऐसे में अभी बहुत ज्यादा भीड़ जो है आपको यहां मतदान केंद्रों पर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन लोग जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। और हमने यहां पर ट्रेंड देखा है कि खास करके जब शाम का वक्त आना शुरू होता है, दोपहर बाद, जबरदस्त जो भीड़ है मतदाताओं की वो उमड़ती है और बेहद दिलचस्प सीट जो है ये हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ रोड शो किया बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के समर्थन में, तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रैली की और जबरदस्त रोड शो के दोनों ही रोड शो में भीड़ देखने को मिली। तो किस तरफ जाएगा चुनाव देखने को वाली बात होगी। हालांकि पिछली बार जीत जो है वो तीसरी पार्टी यानी कि बसपा को मिली थी। और आप देखिए तमाम जो मतदाता हैं यहां पर मौजूद हैं, एक बार हम उनसे यहां पर बात कर लेते हैं और उनके मुद्दों को समझ लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? इरशाद। ये बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोग के चुनाव में इस बार, खास करके किन मुद्दों पे वोट डालने, क्या चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जीते क्या करे? क्या बताओ क्या बोलेंगे सर आप? भाई सबको नौकरी मिलनी चाहिए, काम अच्छे होना चाहिए, विकास होना चाहिए और क्या जी। अभी तक क्या काम आपको लगता है इतने सालों में कुछ हुआ, बेहतरी हुई? हाँ कुछ हुआ काम, बाकी अभी जो रोजगार है वो तो दिक्कत है, उस रोजगार की दिक्कत है। क्या नाम है सर आपका? जिसान है मैं। जिशान जी, क्या मुद्दे हैं आप लोग के खास करके सहारनपुर? बस मेन तो यही बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। अच्छा। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले, सब परेशान है अपने काम से। काम से, हाँ ठीक है। तो आप देखिए लगातार सहारनपुर में वोटिंग चल रही है और ये माना जा रहा है कि शाम लोगों से बातचीत की, लोगों के मुद्दे क्या हैं ये आपने बताया लोगों के जरिए। और एक और खास तौर पर चीजें रंजीत जी, जहां पर गौरव मौजूद है सहारनपुर पर, अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने जिक्र किया कि 8 सीटों पर चुनाव है, 8 सीटों में 5 पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी, सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और यहां से टोन भी काफी हद तक सेट होने वाला है। लेकिन पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने किस तरीके से जोर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर मेरठ को छोड़ दे जहां से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, हालांकि वो एक सम्मान कार्यक्रम था, पीलीभीत और सहारनपुर में पहुंचे थे रैली करने के लिए। योगी आदित्यनाथ औसतन हर सीट पर 2 बार रैली कर चुके हैं। मायावती भी आखिर में उतरी, लेकिन उन्होंने जाटलैंड और उसके बाद ये उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा कि पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बना देंगे। लेकिन गौरव, जहां पर आप मौजूद हैं सहारनपुर में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने इस खास तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि इस शहर को फतवों का शहर बनाकर छोड़ दिया गया। आज जेल में कोई जहन्नुम में, बाकी जो बच्चे राम नाम की यात्रा पर निकल गए। तो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने छेड़ा। इमरान मसूद यहां से प्रत्याशी हैं और अगर कांग्रेस ने किसी एक प्रत्याशी के लिए थोड़ा बहुत ही प्रचार जो किया है वो इमरान मसूद के लिए किया। उनके बोटी बोटी वाले बयान पर जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी आई तो मेरा तुम्हारा इलाज पहले होगा, ईद के दिन भगवान राम का नाम लेते भी नजर आए थे। तो काफी दिलचस्प है ये सहारनपुर सीट। बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिलचस्प। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में बीजेपी जीती थी और 2014 का वक्त था जब इमरान मसूद इसी पोलिंग बूथ पर वोट डालने आए थे और उस वक्त वो बयान काफी चर्चा में था। उस वक्त 2014 में भी हम यहाँ मौजूद थे। अब के इमरान और तब के इमरान में बहुत फर्क है। लेकिन देखिए 2019 के बाद तस्वीर बदली है। खास करके जो अल्पसंख्यक वोटर है उसने कहीं ना कहीं तय किया है कि उसको किधर जाना है और यही वजह है कि 2024 के जो नतीजे होंगे आपको उसमें वो बदलाव नजर आएगा। पिछले बार बसपा के प्रत्याशी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और तकरीबन 22,000 सीटों के अंतर से उन्होंने राघव लखनपाल को हराया था। लेकिन अब की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं मामला त्रिकोणीय ना होकर जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है और साथ में सपा भी समर्थन में है। तो दिलचस्प चुनाव है, लेकिन यहां पर तमाम मुद्दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे खनन का इशू हो, चाहे यहां पर व्यापार का इशू हो, तमाम सारे मुद्दे लोगों के रहे हैं। शहरी वोटर खास करके सुरक्षा के विषय को लेकर कई बार बात करता है, सड़कों को लेकर बात करता है, फ्रेट कॉरिडोर को लेकर बात करता है। तो उसके मुद्दे कहीं ना कहीं साफ है। तो इस समय एक सहारनपुर से खबर आ रही है और इमरान मसूद ने दावा किया है कि इस बार इंडी गठबंधन की जो जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं सभी 8 सीटों पर चुनाव जीतेगी इंडी गठबंधन। और उन्होंने कहा कि ये संविधान बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है और इस बार का चुनाव जो है वो उसका बड़ा मुद्दा ये है कि संविधान जो बचाने और संविधान को खत्म करने की जो लड़ाई एक तरीके से चल रही है वो इसकी लड़ाई है और इन 8 सीटों पर इंडी गठबंधन चुनाव जीतेगी, ऐसा दावा किया है इमरान मसूद ने। हालांकि
जो और बाकी सीटें हैं, अभी हमारे सारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। यहाँ कैराना में हमारे साथ अभिषेक हैं और यहाँ भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है। राकेश, हमें पता है कि भाजपा के प्रदीप चौधरी के खिलाफ यहाँ इकरा हसन हैं, 27 साल की युवा उम्मीदवार हैं। लेकिन उससे पहले रंजीत जी सुनवा देते हैं कि इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। हमारे सहयोगी ने उससे बातचीत की है, जरा वो सुनवाइए, फिर कैराना का रुख करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण और पहला चरण ही बेहद दिलचस्प, और हमारे साथ बेहद लोकप्रिय नेता कांग्रेस के इमरान मसूद, जो कि इस बार सहारनपुर से ताल ठोक रहे हैं। कई बार मौके आए, आप चूकते गए। इस बार कितनी उम्मीदें इमरान जी आपको सहारनपुर से? देखिए, इंशाल्लाह सहारनपुर के लोगों का प्यार बहुत मिला है मुझे, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं हो रहा है। लोगों ने सौहार्द के नाम पर वोट कर रहे हैं, और मैं सबसे पहले सहारनपुर की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने किस प्रकार के नफरत के शिकार नहीं हुए, और इस चुनाव में कोई कटुता नहीं है, सब प्रेम के और उसके साथ चुनाव हो रहा है। इमरान जी, इस बार हमने देखा कि प्रियंका गांधी के रोड शो में गजब की भीड़ हुई। क्या लग रहा है वोटों में तब्दील वो उसी तरीके से होगा? क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 2019 में पूरा समीकरण बना था, बसपा के प्रत्याशी इतना लीड ले चुके थे, खास करके मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने, पिछड़ों ने क्या तय किया है इस बार? देखिए, आप मुसलमान की बात ना करें, सहारनपुर का चुनाव दूसरे रंग पर है। मेरे चुनाव की कमान दलितों के हाथ में, मेरे चुनाव की कमान ठाकुरों के हाथ में, गुजरों के हाथ में, सैनियों के हाथ में, वो चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ ध्रुवीकरण हुई ना। ठाकुरों ने तो सबसे पहले कहना शुरू कर दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये चुनाव इमरान का नहीं, हमारे सम्मान का चुनाव है, देश के संविधान का चुनाव। ये बात दलित लेकर के चल रहा है कि मेरा मान मेरा संविधान, तो ये चुनाव बिल्कुल अलग नहीं है। राजपूतों की नाराजगी की जैसे बात उठी, उसका असर कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। बीजेपी के ही तमाम नेता इस चीज को लेकर बात करने लगे। क्या असर पड़ेगा वो जो पूरा गुजरात से माहौल शुरू हुआ? देखिए, पूरा वोट पड़ रहा है और आप पलट के डाल देंगे। आप कैसी आप बात करें? देखिए, आप किसी के स्वाभिमान के ऊपर चोट करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगी। ये बताइए, राघव लखनपाल कह रहे हैं मैं 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा। ये आंकड़ा उनका कहां से आपको लगता है, कितना हद तक सही है? उसको 2.5 लाख वोट मिल रहे हैं बेचारे को, उसको इस बार 2.5 लाख ही मिल रहे हैं। उसके वोट ही तो, ये सारी नाराजगी उसके जो उसके कोर वोटर थे वही तो सब लोग लेकर खड़े हो मेरा झंडा। तो एक बार अब अभिषेक का रुख करते हैं राकेश, जो कि कैराना से है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि कैराना की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ प्रदीप चौधरी हैं बीजेपी के और इकरा हसन उनके खिलाफ लड़ रही हैं, जो कि युवा उम्मीदवार के तौर पे 27 साल की हैं इकरा, और उन्होंने काफी अच्छा प्रचार किया है वहां पे। अभिषेक, जो वहां अभी आप माहौल देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? क्या अगर वोटर्स हैं, अगर देखा जाए तो किस तरह के मुद्दे और किस तरह का उत्साह? देखिए, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट माने जाने वाली कैराना में हम मौजूद हैं। यहां वोटर्स में काफी उत्साह है। सुबह 7 बजे से ही लोग लंबी कतारों में मौजूद हैं, यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, और खास उत्साह जो है वो महिलाओं के अंदर दिखा जा रहा है। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इकरा, जो कि लंदन रिटर्न है, जो कि यहां पर आकर चुनाव लड़ रही हैं, यहां पर उनकी मां भी सांसद रही, दादा सांसद रहे, इसके अलावा उनके भाई विधायक हैं, वो एक बार आकर यहां पर चुनावी ताल में ताल ठोक रही हैं। और उनके सामने कौन है? प्रदीप चौधरी, बीजेपी की तरफ से जो सिटिंग सांसद हैं और जिनका दावा है कि वो एक बार फिर जीतेंगे। जो जातीय समीकरण है उसको साधने में दोनों जो है वो लगे हुए थे। वोटर्स क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज वोट डालने पहुंचे? माहिदा हसन अच्छा काम करे, माहिदा हसन को वोट दे। आप लोगों को क्या लगता है, किन मुद्दों पे वोट डालने पहुंचे आप लोग? ये बढ़िया काम करते हैं हमारे क्षेत्र में, बहुत पहले से सक्रिय हैं और राजनीति में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए हम इनके फैन हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पे आज वोट डाल रहे हैं आप लोग? शुरू से ही कामयाब रहते हैं जी। हमें तो हर चीज में सुविधा नहीं है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारे लिए आगे लिए भी खड़े हैं, मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, आप किस मुद्दे पे वोट डालने पहुंचे? बेरोजगारी। बेरोजगारी पे, बिल्कुल। देखिए, कोई बेरोजगारी पे पहुंचा है, कोई विकास के नाम पे पहुंचा है। एक चीज है, आपने कहा कि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है कैराना। निश्चित तौर पर इकरा हसन लंदन रिटर्न है, नाहिद हसन के लिए उन्होंने बड़े कैंपेनिंग की थी, अब की उनको मिल गया है। लेकिन इकरा हसन चुनावी प्रचार के दौरान बयान देती हैं कि बीजेपी अगर 400 सीट जीत जाती है तो मुस्लिमों को दूसरे नंबर का दर्जा मिल जाएगा।
नाहिद के किस तरीके से नफरती बयान वाले वीडियो पहले वायरल हुए थे वो हम सबने सुना हुआ है, और इसका ये एक असर है क्योंकि कैराना में पलायन भी एक समय बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री योगी ने उनकी वापसी भी कराई और इस बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया था जब कैराना में पिछले दिनों वो चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए थे, और वो बयान काफी हिट भी हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर नीचे से मिर्च का छौंका लगा दिया जाता है। तो इस तरीके के उनको यह पता है कि आखिरकार मोमेंटम क्या हो सकता है या फिर यहां से अगल बगल की सीटों को कैसे साधा जा सकता है। देखिए बिल्कुल लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना की जो सीट है वहां पर जो योगी आदित्यनाथ की वो जो भाषण था वो काफी ज्यादा इफेक्टिव था। जो उन्होंने कहा था कि जो दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उल्टा लटका कर जो है वो मिर्ची डाली जाएगी। इसके अलावा यहां पर लगातार जो वोटों को साधने की कोशिश है वो दोनों पार्टियां कर रही हैं। यहां आप समझिए कि जो गुज्जर समाज है, जो मुस्लिम समाज है और जो जातीय समीकरण है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की एक कोशिश थी कि मुस्लिम वोट बैंक और प्लस जो जाट वोट बैंक है उसको साधा जाए, और प्रदीप चौधरी जो कि गुज्जर समाज से आते हैं उनका कहीं ना कहीं यह कोशिश था कि गुज्जर वोटों को जो है वो एक तरफा कैच किया जाए। यही कारण है कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है। इकरा कह रही है कि उनको सर्व समाज से वोट मिल रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग निकल के वोट कर रहे हैं, लेकिन ये वोट किस तरफ जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है। और क्या प्रदीप चौधरी अपनी सीट को रिटेन कर पाएंगे या इकरा वापस से यहां पे जीतेंगी पहली बार 27 साल की उम्र में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कैराना की ये सीट काफी हॉट है, चाहे पलायन का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पे दंगाई का मुद्दा रहा हो, सभी मुद्दों को लेकर बिल्कुल अभिषेक, और ये मुद्दे अलग अलग, वैसे तो पूरे पश्चिमी यूपी में हमने देखा कि माफिया से लेकर और दंगे तक के कई ऐसे मुद्दे थे जिसको कि इस चुनाव में उठाया गया और अलग अलग तरीके की बयानबाजी हुई, लेकिन अलग अलग सीटों पे कुछ अलग अलग तरह के समीकरण भी रहे। जैसे कि मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां हमारे पुलकित हमारे साथ हैं और उनके पास हम चलेंगे, लेकिन पुलकित, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजपूतों की नाराजगी का मामला हो या जाट वोट के कुछ बिखरने का मामला हो, ये सारे जो मसले हैं, खास करके संगीत सोम के साथ जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी और जिस तरीके से तनातनी चल रही थी संजीव बालियान की, क्या लगता है आपको राजपूतों की नाराजगी बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल खड़ी करने वाली है या मामला सलट गया है? आपको वहां किस तरह की तस्वीर दिख रही है अभी? देखिए, आपने संजीव बालियान की इस बार के चुनाव की दुखती हुई नक पर हाथ रख दिया है और यही उनके सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती है। तस्वीरों के साथ दिखाते हुए बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए, पूरे बूथ सजाए गए हैं। हर विधानसभा में इस तरीके के पिंक बूथ बनाए गए हैं ताकि युवाओं को आकर्षित किया जा सके, वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। जब मैं बात वोट प्रतिशत की कर रहा हूं तो यही चुनौती संजीव बालियान और बाकी प्रत्याशियों के सामने मुजफ्फरनगर से है। पिछली बार 2% वोट बैंक कम हुआ, यहाँ पे वोट प्रतिशत कम हुआ। उसका असर यह हुआ कि जो संजीव बालियान 2014 में 4 लाख वोटों से जीते थे, 2019 में मात्र 6000 वोटों का अंतर से जीत पाए, वो बहुत कम अंतर रह गया और बाकी प्रत्याशियों के वोट प्रतिशत पे ही बहुत अंतर पड़ा। जो आप सवाल कर रहे थे संजीव बालियान को लेकर, जो नाराजगी थी वो नाराजगी अभी लास्ट तक नजर आई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिश की गई लगातार सभाओं में संगीत सोम को साथ में बैठाकर कि ठाकुर समाज नाराज ना हो, लेकिन जगह जगह छोटी छोटी पंचायतों ने संजीव बालियान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फायदा संजीव बालियान को यह हुआ कि आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें संजीव बालियान ये मानकर चल रहे हैं कि जाट लैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में जाट एक तरफ हो जाएगा, किसान का जो साथ है वो मिलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के जरिए ये भी चलते भी बहुत नुकसान हुआ था। तो आरएलडी के साथ में आने से किसान और जाट वोट उनके पक्ष में पड़ेगा। हालांकि ठाकुर समाज नाराजगी वाली बात है। आप पहुंची हैं सुबह सुबह और मुस्कुरा भी रही हैं, तो क्या माने कि किस तरफ जा रहा है महिलाओं का वोट? विकास की तरफ, किस मुद्दे पर? हाँ, विकास की तरफ भी, सुरक्षा की तरफ भी, अपने देश को आगे जो अग्रसर हमारा देश बढ़ रहा है उसी तरफ जा रहा है। अच्छा, अमित शाह जी का एक बयान मुझे याद आता है जिसमें वो ये कह रहे थे कि अब पश्चिमी यूपी के अंदर महिलाएं कितना भी जेवर लाद कर आराम से रात को भी जा सकती हैं। तो ये परिवर्तन सच में ग्राउंड पे हुआ है क्या? बात सच में है। हम लोग जाते हैं किसी फंक्शन में,
इसमें कुछ भी तो हम अपना ज्वेलरी पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कोई हमें डर भय नहीं है किसी का। बहुत अच्छी जो लेकिन एक वक्त में मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी में इस तरीके की चेन झपटमारी, लूट खसोट, ये किस्से बहुत आम हुआ करते थे। बहुत हुई है, चेन झपटमारी, कानों से कुंडल, इयररिंग छीन लेना चलती महिलाएं। शाम को जो बुजुर्ग महिलाएं दूध लेने डब्बा लेकर हाथ में जाती थी। मैं आपको बता दूं, संजीव बालियान जब रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं और खुद देश के गृह मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि पश्चिमी यूपी में किस तरीके का परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, महिलाएं भी सुरक्षित, हर कोई सुरक्षित। अच्छा, झगड़े की बहुत खबरें आ रही हैं। पुलकित, हम आपके पास लौट कर आते हैं। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलवर में मौजूद हैं। बालकनाथ ने वहां से वोट कर भी दिया है। रविकांत और बालकनाथ एक अलग तरीके की इमेज, एक अलग तरीके के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के सामने चुनौती कि कैसे क्लीन स्वीप जो कि वो दावा कर रही है। क्या कुछ स्थितियां अभी तक आपने देखी हैं? चुनाव को किस तरीके से समझा? देखिए राकेश, अलवर वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी कैबिनेट के हाई प्रोफाइल नेता भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो चुनाव लड़ाने का काम करते थे, लेकिन इस बार का अनुभव क्या रहा वो सुबह हमने उनसे बातचीत की। लेकिन अलवर की जनता यहाँ पर है, एक पिंक बूथ पे हूँ और ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। इस बार अलवर की महिलाएं क्या चाहती हैं, क्या सोचकर आपने वोट किया? अपने अलवर का विकास हो, महिलाएं शक्तिशाली समृद्ध बने। दो उम्मीदवार सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है यहाँ पर। भूपेंद्र यादव यहाँ पर हैं। कौन सी पार्टी और कैंडिडेट अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चलिए, मताधिकार का प्रयोग करके बताना नहीं चाहती। क्या मुद्दे थे, क्या सोचकर वोट किया? सर, हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो और जिससे उम्मीद की है वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, तो हम सोच के समझ के ही वोट देख के आए। तो चलिए, सोच के समझ के वोट किए। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप लोगों ने भी वोट किया। और देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर देखिए। जो विकलांग है, दिव्यांग है, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपने वोट डाला? हाँ। क्या चाहते हैं आप इस बार के चुनाव में? विकास। चलिए, विकास जो है चाहते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी जो है एक बड़ा मुद्दा होता है। इस बार का क्या इम्पोर्टेंट इशू है आप लोगों के लिए? विकास ही होना चाहिए। जी, आप बताइए। हाँ, विकास होना चाहिए और लेडी जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था बनी रहे। आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस बार जो आपके पास हम लौट कर आते हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान और चुनाव जो 7 चरणों में है, उन 7 चरणों में अगर सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान है तो आज है 102 सीटों पर करीब 20% सीटों पर आज जो है वोटिंग हो जाएगी। उम्मीदवारों की किस्मत तय हो जाएगी। यानी एक बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं, अगर चरणों के हिसाब से देखा जाए तो आज जो है वो वोटिंग हो जाएगी, पोलिंग हो जाएगी। लेकिन बड़े उम्मीदवार, बड़े चेहरे जिन पर आज दांव लगा है पार्टियों के उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूँ। अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। तो पहले चरण में कौन से दिग्गज मैदान पर हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। अभी आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे। नागपुर से हैं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर है। खासतौर पर नागपुर से नितिन गडकरी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, जिन्होंने वोट भी दे दिया है, या फिर चेन्नई से अन्नामलाई, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने भी मतदान किया है। हर एक चुनावी जंग काफी दिलचस्प है आज की। 10 महारथी आज के कौन से हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। एक एक करके वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच नेता से लेकर अभिनेता तक सभी मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो राजस्थान के में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं और हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य का दावा है कि इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक मतदान हो रहा है और राम और श्याम दोनों का आशीर्वाद है बीजेपी के साथ और 400 पार तय है, ऐसा उनका कहना है। और कांग्रेस की न्याय और उसको अन्याय यात्रा वो कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। तो बाल मुकुंद आचार्य वो विधायक हैं जो आपको पता ही होगा कि वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। और क्या कह रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य, जरा सुनिए। लोकतंत्र का पर्व है। 2024 की नई सरकार के लिए मतदान किया जा रहा है। खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, क्या लग रहा है इस बार
अब की बार 400 पार बार बार मोदी सरकार, ऐतिहासिक परिवर्तन है देश का। 2014 के बाद विकास भी है, सनातन भी है, भगवान राम का भी आशीर्वाद है, भगवान श्याम का भी आशीर्वाद है और 142 करोड़ देवतुल्य जनता का भी आशीर्वाद है और वही आशीर्वाद फलित होगा। 400 पार होगा, वोट प्रतिशत ऐतिहासिक होगा और आदरणीय प्रधान सेवक को मजबूती के लिए, देश को सशक्त करने के लिए इस बार मतदान जो हो रहा है वो ऐतिहासिक रूप में हो रहा है। क्या कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं दिला पाएगी? देखिए, उनका न तो न्याय है न अन्याय है। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। राम जी के विरोधी वो हैं, अन्याय यात्रा। बताओ, अन्याय यात्रा मातराम कह रही हैं। वो राम जी के विरोधी, राम मंदिर के, राम सेतु के विरोधी और निरंतर आतंकवाद के पक्ष रहे। कश्मीर में सफेद चादर की जगह लाल उन्होंने कर दिया, आतंकवाद के साथ मिले रहे वो। आज आतंकवाद समाप्त है, कश्मीर में सेब भी है, कश्मीर में व्यापार भी है, पर्यटन भी है और कलम भी है और शिक्षा के साथ कश्मीर आगे बढ़ रहा है। इसी कदर पूरे देश में नीतिकार जिस प्रकार से बनाई गई है देश की, 2014 से विकास है, सनातन भी है और पूरे दुनिया में वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत भी है। तो बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और बिहार के जमुई में सुबह 9 बजे से 9:12 के बीच में जो वोटिंग हुई है उसका आप अगर परसेंटेज देखें तो करीब नवादा में 7%, गया में करीब 9.5 हाँ करीब 9.3 जो प्रतिशत है वो हुआ है और औरंगाबाद में 6% के आसपास है। अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बहुत तो उत्साहजनक है, लेकिन यह है कि हो सकता है कि दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे हो सकता है वोटिंग रफ्तार पकड़े। और इस समय लेकिन यह है कि जो मगध की है, 4 सीटें मगध की है राकेश, और यहाँ पे जो देखा जाए तो मतलब अगर इन 4 सीटों को देखें अगर हम, तो गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद, इसमें से औरंगाबाद जो सीट है ये बीजेपी के सिटिंग यहाँ उम्मीदवार हैं। बाकी इसमें से 2 सीटें एलजेपी के खाते में रही है। इस बार हालांकि नवादा की सीट पर थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। पिछली बार नवादा एलजेपी के खाते में थी, चंदन सिंह वहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार नवादा से विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको टिकट दिया है और उनके खिलाफ श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव भी काफी रोचक माना जा रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर वहां मानी जा रही है। शुरुआत में ऐसा हालांकि लगा था कि ये मुकाबला आसान होगा बीजेपी के लिए, लेकिन ऐसा अब जो वहां से खबर आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि वहां पर बहुत आसान होने वाली है सीट। इस बीच हम जरा चलते हैं साकेत के पास जो कि गया में है और जीतन राम मांझी यहां से हाई प्रोफाइल एक तरीके से उम्मीदवार आप कह सकते हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने बयानों को लेकर के जीतन राम मांझी भी चर्चा में रहते हैं। साकेत, गया आरक्षित सीट है और क्या लग रहा है आपको कि वहां किस तरह के समीकरण हैं और उसमें जीतन राम मांझी के लिए कितनी उम्मीदें? देखिए, बिल्कुल गया में मैं मौजूद हूं और सबसे पहले यहां पर एक सुखद तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें कि भीड़ देखिए आप किस तरह से वोटिंग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और लंबी कतारें इस तरह से यहां गया में बूथों पर दिख रही है। और सिर्फ पुरुष की ही कतार नहीं है बल्कि महिलाओं की भी लंबी कतार बूथों पर है। ये एक शुभ संकेत है। हालांकि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा ढलेगा वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी दिखनी शुरू हुई है बूथों पर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, जो समीकरण की बात आपने पूछी थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो मांझी का वोट है। मांझी जो जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं उस जाति का सबसे ज्यादा वोट इस लोकसभा क्षेत्र में है। तो ऐसे में जो इनके अगेंस्ट में कुमार सर्वजीत हैं आरजेडी के कैंडिडेट, उनको MY जो समीकरण है आरजेडी का उसी पर भरोसा है। लेकिन मांझी वोट किधर जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ से मांझी जाति के ही जो MP हैं वो हुए हैं। तो साफ तौर से ये दर्शाता है, जो ट्रेंड रहा है कि मांझी अगर कोई कैंडिडेट यहां से उतरता है तो उसके साथ यहां की जनता होती है। बिल्कुल। आप जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं साकेत कि बड़ी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं वहां। और मुझे याद है कि जब पिछली बार मैं वहां चुनाव कवर करने गया था, वहां भी मैंने देखा था कि सुबह सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पोलिंग बूथ पर दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घर का काम काज पहले बाद में करेंगे, पहले वोटिंग करके आते हैं, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। समीर जी के पास चलेंगे। समीर जी, हमने देखा कि बिहार में खास करके नीतीश कुमार ने पिछले 10-15 सालों में
महिलाओं को एक अलग कंस्टिट्यूएंसी के रूप में विकसित किया है। एक महिला वोटर अपने आप में उनकी एक अलग पहचान और उनका अपना एक वजूद है। और आप देखते हैं जब अभी तक हमने जितने भी जगहों पे हमने तस्वीरें हमने दिखाई है, इस तरह की तस्वीर राकेश कहीं नहीं दिखी कि महिलाएं कतार लगाकर सैकड़ों की संख्या में खड़ी हैं और वोटिंग के लिए इतनी उत्सुक और या इतना उत्साह दिखाई दे रहा। तो क्या लगता है कि ये इस बार भी महिला वोटर और महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी और जेडीयू के अलायंस के लिए वरदान साबित होने जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जो शराबबंदी लागू की थी, उसके कारण महिलाओं का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ जुड़ गया था। और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही महिलाओं को लेकर, उसके बाद एक बड़ा वर्ग जुड़ा था। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से एक लाभार्थी का बड़ा वर्ग तैयार हुआ। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि बिना प्रधानमंत्री मोदी और बिना भारतीय जनता पार्टी के वो कोई भी योजना लागू कर ले, लोकसभा चुनाव में इन्हें वोट नहीं मिलेंगे। और मुझे लग रहा है यही मजबूरी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के सासाथ गठबंधन में वापस लेके आई चुनाव के पहले। और अब यह तय है कि जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2019 का जो चुनाव परिणाम रहा था कि 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत ली थी, एक सीट भागलपुर सीट कांग्रेस जीत पाई थी। मुझे लग रहा है वही होने वाला है। और इस बार तो मांझी भी अब इनके साथ आ गए, जो पिछली बार साथ में नहीं थी। मांझी खुद आज बता रहे गया से चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी तो वहां इमोशनल अपील कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं 8 बार का विधायक रहा हूं, 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, तीनों बार मैं चुनाव हारा हूं, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो मुझे आखिरी चुनाव में आप सांसद बनवा दीजिए। आप सांसद बनाएंगे तो मैं मंत्री बन के लौटूंगा। नहीं, और समीर साहब बनेंगे तो मोदी भी मंत्री। तीनों बार सांसदी का चुनाव हार गए, एक बार जमानत भी जब्त हो गई थी उनकी, बिल्कुल जीतन राम मांझी की। तो ये भी एक दिलचस्प पहलू है। और एक और दिलचस्प पहलू है कि कुमार सर्वजीत जो कि उनके मुकाबले हैं, जो कि इसी सीट से मौजूदा विधायक भी हैं, उनके पिता ने 33 साल पहले जीतन राम मांझी को हरा दिया था। तो ये भी एक दिलचस्प पहलू है। तो पिता के इंटरेस्टिंग नारा मांझी वहां लगा रहे हैं। मांझी इस बार वहां नारा लगा रहे हैं कि गया में बाहर है, बिन मांझी सब बेकार है। तो मांझी को जरूर आप जिताइए, जिससे मांझी मंत्री बनकर लौटे। तो उन्हें उम्मीद है कि अगर वो जीतेंगे तो मंत्री बनकर लौटेंगे। मुझे लग रहा है आज जिन सीटों पर चुनाव रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी। ठीक है समीर साहब, 2 और मेहमान हैं, मैं फटाक से एक टिप्पणी उनकी भी जरूर लूंगा। वरुण पुरोहित जी है, तारिक साहब है। तारिक साहब, पिछली बार तो आप लोग पश्चिमी यूपी में बेहतर थे, बीजेपी 8 में से 3 ही जीत पाई थी, 5 पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है, क्योंकि रामपुर में क्या हुआ आपको पता है, मुरादाबाद में क्या हुआ आपको पता है। एसटी हसन ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। इतना टिकट आप लोगों ने बदला है कि पता ही नहीं चला कि कंफ्यूजन कितना है। प्रचार करने अखिलेश यादव बहुत देर से मैदान में आए। तो बहुत सारी बातें हैं। जयंत चौधरी आप लोगों के साथ नहीं है। हाँ, बहुत सी बातें हैं। बातें तो ये भी हैं कि जिसको 10 दिन पहले टिकट दिया उसका टिकट नहीं बदल सकते, और 5 साल सांसद रह के आराम से टिकट बदल सकते हैं। वो मुद्दा नहीं है, खैर वो अलग की बात है। देखिए, हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। वेस्टर्न यूपी है, अभी आप खुद जिक्र कर रहे थे कि इनकी डिमांड ये थी राजपूतों की कि जो रुपाला है उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए। तो क्या बीजेपी ने वो मांग मांगी? पता नहीं, मानी नहीं मानी, मेरे हिसाब से तो नहीं मानी अभी तक। तो उसका असर जरूर यहाँ पर पड़ेगा। जो डिमांड थी, जो राजकोट, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन सब जगह बड़ी रैलियां हुई, तो इस समय पड़ेगा। अब मेरा यही बिल्कुल तारिक खान, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग के संकेत दिख रहे हैं और कूच बिहार में सुबह 9 बजे तक करीब 15% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। आप देखिए 15.26% वोटिंग हुई है। और अलीपुरद्वार में 15 से भी ज्यादा, बल्कि यूं कहेंगे कि 16% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में 14% वोटिंग हुई है। और अगर आप इसको बिहार से इसकी तुलना करें, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि 7 और 9% के बीच में वोटिंग हुई है, उसके मुकाबले आप देखिए कि करीब 1.5 गुना से ज्यादा वोटिंग इन सीटों पे दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। राकेश, बिल्कुल। और ये कूच बिहार में जहां पर अभी हिंसा की खबरें आई और जहां पर पथराव हुआ है, वहां पर भी वोटिंग का ट्रेंड, और ये साफ तौर पर एक बहुत क्विक कमेंट मैं 20 सेकंड में अवधेश जी आपसे चाहूंगा। ये इतनी ज्यादा वोटिंग शुरुआती समय में पश्चिम बंगाल में संकेत क्या है आपके हिसाब से? देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु 2 राज्यों में आपको सर्वाधिक वोटिंग दिखाई पड़ेगा, और थोड़ा बहुत तेलंगाना में। ये 3 राज्यों में जो दोनों तरफ का आलोड़न है वो जबरदस्त है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का वातावरण 2 महीने में व्यापक रूप से बदला है, तो उसका ये असर है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, तो देखिए बिहार में इस बार जहां बीजेपी के कैंडिडेट है एनडीए में, उनके प्रति तो लोगों की सहानुभूति है, भले विद्रोह हो आंतरिक, लेकिन जेडीयू और बाकी के प्रति उस प्रकार की सहानुभूति नहीं है।
यहां तक कि बीजेपी के वर्कर भी, जैसे एलजेपी में टिकट बांटा गया है कि हम उनके बहनोई को और उनके 26 साल की लड़की को क्यों काम करने जाएं। मांझी जी की अभी चर्चा कर रहे थे, मांझी जी के खिलाफ जो खड़े हैं उनके नहीं, एक लाइन में बता दीजिए, क्योंकि एक वरुण पुरोहित जी की ब्रेक से पहले मैं टिप्पणी ले लूं। एक लाइन में बता दीजिए ये संकेत किसके आपको पक्ष में किसके पक्ष में दिख रहा है? किसके पक्ष में दिख रहा है? ज्यादा वोटिंग का क्या मतलब? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2010 के बाद से ट्रेंड बदला है। सामान्यतः ज्यादा वोटिंग सत्तारूढ़ के खिलाफ होता था, लेकिन ज्यादा वोटिंग में जीती है। ज्यादा वोटिंग का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में दोनों पक्ष के वोटर इस समय निकल रहे हैं। कूच बिहार की स्थिति का यह मतलब हुआ कि दूसरे पक्ष को डरा के जो अंदर घर में बंद करने की स्थिति हो रही थी, वो शायद अभी तक कामयाब नहीं हुआ है।